Bismillahirrahmanirrahim. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स. आई एम वाजिद अली कंबो, योर केमिस्ट्री टीचर. स्टूडेंट, आज हम सेकंड लेक्चर लेने जा रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर. एटॉमिक स्ट्रक्चर हमारा यूनिट है और सेकंड आज उसका लेक्चर. और आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज. स्टूडेंट, मैं आपको ना कैथोड रेज की कोई 11 प्रॉपर्टीज ये याद करवाने समझाने की कोशिश करूंगा और फिर हम कंक्लूड करेंगे. ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है, वो आपसे 4-5 प्रॉपर्टीज पूछ सकता है और इसमें हर प्रॉपर्टी, तकरीबन हर प्रॉपर्टी एक शॉर्ट आंसर क्वेश्चन भी है और एमसीक्यू के आते वो सारे के सारे हम डिस्कस करेंगे. लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट प्रॉपर्टी, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स. यानी जब हम कैथोड रेज को इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में से पास करवाते हैं तो इससे हमें क्या कंक्लूड, नतीजा क्या हासिल होता है. तो वेरी सिंपल, पहले एक ना आप कंक्लूजन समझ लें. कंक्लूजन ये है कि जब हम कैथोड रेज को इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड में से पास करते हैं तो हमें यह पता चलता है उस एक्सपेरिमेंट से कि कैथोड रेज आर चार्ड, ये आर नेगेटिवली चार्ड. यानी हमें कंक्लूजन क्या हुआ कि कैथोड रेज आर नेगेटिवली चार्ड, ये जो मैं बता रहा हूं ना, ये आपसे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है. ये बात आ गई. अब कैसे, पहले तो मैं आपको ना मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट ये समझाता हूं. मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट. स्टूडेंट, हमारे पास साइंटिस्ट है, साइंटिस्ट का नाम है जे पैरन. स्टूडेंट, he was French physicist, Jean Perron, French physicist, 1895. इसने क्या किया, इसने कैथोड रेज पर मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट उसको स्टडी किया. यानी ही स्टडी द इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑन कैथोड रेज पर. अब देखें, ये मैं आपके सामने ना एक डायग्राम शो कर रहा हूं. ये आपके पास कैथोड रेज, ये कैथोड है, ये एनोड है. कैथोड रेज प्रोड्यूस हुई, ये जो रेड लाइन मैंने शो की है ये फ्लोरेसेंट स्क्रीन है. दिस इज द फ्लोरेसेंट स्क्रीन. ये मेरे पास फ्लोरेसेंट स्क्रीन है. अगर आप कैथोड रेज के रास्ते में कोई फील्ड अप्लाई नहीं करेंगे, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक कोई फील्ड अप्लाई नहीं करेंगे, ये जाके इस पॉइंट पर स्ट्राइक करेंगे. दिस इज पॉइंट नंबर 1. इन द एब्सेंस ऑफ एनी इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड दे स्ट्राइक एट पॉइंट 1. दिस इज द फ्लोरेसेंट स्क्रीन. उस पर पॉइंट 1 पर, ये स्क्रीन हम इसलिए यूज करते हैं कि जब ये कैथोड रेज यहां स्ट्राइक करेंगे, यहां पे फ्लोरेसेंस, चमक पैदा होगी. और अगर ये शीशे की बनी हुई है तो ग्रीनिश फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस होगी और उससे हमें इन कैथोड रेज की मौजूदगी का पता चलेगा. अब जे पैरन ने क्या किया, उसने कैथोड रेज के रास्ते में परपेंडिकुलरली मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की. ये मैग्नेट उसने अप्लाई किया. ये मैग्नेट, ये मैं यूं शो कर देता हूं. ये मैग्नेट, ये उसने अप्लाई किया. ये मैग्नेट परपेंडिकुलर. अब ना नॉर्थ पोल साउथ पोल, ये नॉर्थ, सपोज ये साउथ, ये मैग्नेट के पोल है. इन दोनों के दरमियान ये जो स्पेस है ना, ये स्पेस, दिस इज कॉल्ड द मैग्नेटिक फील्ड. ये मैग्नेटिक फील्ड. अब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या, ऊपर से नीचे. कैथोड रेज यूं पे जा रही, तो मैं क्या कहूंगा कि कैथोड रेज को मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलरली अप्लाई किया. अब क्या हुआ कि जब अप्लाई किया तो ये कैथोड रेज डिफ्लेक्ट होकर यहां से ये डिफ्लेक्ट हुई और ये यहां जाके स्ट्राइक की. यहां पे दिस इज पॉइंट नंबर 2. कैथोड रेज का मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट होना यह बताता है कि कैथोड रेज पर चार्ज है. यानी दे आर चार्ज पार्टिकल, सिस्ट ऑफ चार्ज पार्टिकल. यानी इससे जे पैरन की वर्किंग से कैथोड रेज पर चार्ज का पता चला. चार्ज. अब एक मेरी बात को सुनना, मैं ना जे पैरन की वर्किंग से हट के बात कर रहा हूं. स्टूडेंट, जब आप ना किसी चार्ज पार्टिकल्स को मैग्नेटिक फील्ड में से पास करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड उन चार्जेस पर, उन पार्टिकल्स पर फोर्स अप्लाई करती है और फोर्स अप्लाई करके
उनको क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डिफ्लेक्ट कर देती है। आमतौर पर अगर पॉजिटिव चार्ज हो तो क्लॉकवाइज डिफ्लेक्ट होता है, अगर नेगेटिव चार्ज हो तो मैग्नेटिक फील्ड उन पार्टिकल्स को एंटी क्लॉकवाइज डिफ्लेक्ट करती है। हमें ना किसी भी पार्टिकल को जब मैग्नेटिक फील्ड से पास करवाते हैं ना, तो कई चीजों का, अब मैं ये लेटेस्ट रिसर्च की बात कर रहा हूं, कई चीजों का पता चलता है। हमें ये पता चलता है कि वो जो पार्टिकल्स पास कर रहे हैं उन पे चार्ज कौन सा है, हमें उस चार्ज की ई ओवर एम, उन रेज की ई ओवर एम वैल्यू का पता चलता है, हमें उन पार्टिकल्स के मैस का पता चलता है। लेकिन जे पैरन जब ये एक्सपेरिमेंट कर रहा था ना, उसी वक्त जे थॉमसन भी एक्सपेरिमेंट कर रहा था। जो जे पैरन ने अपनी ये जो उसने ये सारे कंक्लूड किया, अपना कंक्लूजन उसने जे थॉमसन के साथ शेयर किया। अब असल जो काम कर रहे हैं ना, वो है जे थॉमसन, जोसेफ जॉन थॉमसन। स्टूडेंट जे थॉमसन बहुत बड़ा नाम है। 1897 हमारी बुक के मुताबिक उसने क्या किया, उसने इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इसको ऑब्जर्व किया। इलेक्ट्रिक फील्ड यानी अगर मैग्नेटिक फील्ड को इलेक्ट्रिक फील्ड में से पास करवाएंगे, इनका बिहेवियर कैसा होगा। अब ना आप समझे, ये मैग्नेटिक फील्ड कुछ देर के लिए खत्म हो गई। अब उसने क्या किया, उसने एक ली पॉजिटिव प्लेट, ये पॉजिटिव प्लेट है, इसको बैटरी, ये प्लेट जिसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल, एक ही ली नेगेटिव प्लेट, यानी वो प्लेट जिसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा। दोनों प्लेट्स के दरमियान की जगह को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब उसने क्या किया, किसने, जे थॉमसन, उसने कैथोड रेज को इलेक्ट्रिक फील्ड में से पास करवाया। जब इलेक्ट्रिक फील्ड में से पास करवाया तो दे बेंड टुवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट, ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ बेंड कर गई और जाके इस पॉइंट पर टकराई। ये पॉइंट नंबर 3, पॉजिटिव प्लेट की तरफ बेंड कर जाना, ये शो करता है कि कैथोड रेज कैरी द नेगेटिव चार्ज, यानी इससे नेगेटिव चार्ज उसका पता चला, नेगेटिव चार्ज। और इसी से मैंने कहा ना कि कैथोड रेज आर नेगेटिवली चार्ज, पॉजिटिव प्लेट की तरफ बेंड करना। जे थॉमसन एक और भी काम करता है, यानी अगला काम जे थॉमसन ही करता है। और जे थॉमसन क्या करता है, वो इन पर ना पहले इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड, पॉइंट नंबर 2, नहीं 3 बातें होगी ना। अगर आप कैथोड रेज के रास्ते में कोई फील्ड अप्लाई नहीं करेंगे, पॉइंट नंबर 1 पे स्ट्राइक करेगी। अगर आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे, ये डाउनवर्ड डिफ्लेक्ट होंगी, नीचे की तरफ डिफ्लेक्ट होंगी, और पॉइंट नंबर 2 पे जाके स्ट्राइक करेंगे, टकराएंगे। और अगर आप मैग्नेटिक फील्ड को रिमूव करके सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करें, अब ये टुवर्ड्स, दे बेंड टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट एंड प्रोड्यूस फ्लोरेसेंस एट पॉइंट नंबर 3। अब चौथा काम क्या करना है, आपने एक ही वक्त के लिए मैं क्या लफ्ज यूज करता हूं, साइमल्टेनियसली, आपने इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों फील्ड्स को अप्लाई करना है। जब दोनों फील्ड्स को अप्लाई करेंगे, अगेन दे विल स्ट्राइक एट पॉइंट 1 पर 2 सूरतों में स्ट्राइक करती, जब कोई भी फील्ड अप्लाई ना करें और जब दोनों फील्ड्स अप्लाई करें, और दोनों फील्ड की स्ट्रेंथ को एडजस्ट करके फिर उसने इसको दोबारा यहां पे, और यू उसने इनकी E ओवर M वैल्यू, E कहते हैं चार्ज को, M कहते हैं मैस को, ये मालूम की, किनकी, कैथोड रेज की। और इसने जो वैल्यू मालूम की वो थी 1.7588 क्रॉस 10⁻11 कूलम पर केजी, ये मालूम की, ये आपको ना आनी चाहिए। स्टूडेंट, ये सारे का सारा काम था जिसे मैं इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड का अफेक्ट करता। और एक बात ध्यान रखना, ये एमसीक्यू भी है कि कैथोड रेज पर नेगेटिव चार्ज की साइंटिस्ट ने एस्टेब्लिश किया, तो हम कहेंगे कैथोड रेज पर जो नेगेटिव चार्ज है ना, ये एस्टेब्लिश किया बाय जे थॉमसन ने। और डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन को ज्यादातर क्रेडिट भी जे थॉमसन को ही जाता है। जे पैरन को भी नोबेल प्राइज मिला था, लेकिन जे पैरन को नोबेल प्राइज मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट इसको जांचने पर नहीं मिला था। जे पैरन को एक और काम जिसमें इसने ब्राउनियन मूवमेंट लिक्विड्स में उसको मालूम किया था, एक अलहदा काम के लिए जे पैरन को नोबेल प्राइज मिला था। स्टूडेंट, सेकंड वन इज द फ्लोरेसेंस। ये फ्लोरेसेंस का लफ्ज ना एक केमिस्ट्री में कंपाउंड है CaF2, कैल्शियम फ्लोराइड। इसको हमने FlUOR, फ्लोर्स पर कहते हैं।
फ्लोर्स पर जब इसके ऊपर आप अल्ट्रावायलेट रेडिएशन थ्रो करते हैं ना, तो ये चमक उठता है, ग्लो करता है, और उसी से लफ्ज ना फ्लोरिसेंस निकला है। मैं फ्लोरिसेंस को आमतौर पर कहता हूं फ्लावर लाइक फ्लैश, फूल की तरह चमक। बहरहाल ये इसकी ना जो ओरिजिन है इस लफ्ज की, वो यहां से कैल्शियम फ्लोराइड, जिसका कॉमन नेम फ्लोर्स पर है, और इस पर अल्ट्रावायलेट रेड से ये जो चमक उठता है, ग्लो करता है, ग्लो, उससे इसको फ्लोरिसेंस कहते हैं। अब ना मैं कुछ बातें आपको बताऊंगा, फिर मैं आपको फ्लोरिसेंस के मानी भी बताऊंगा, इसका मतलब क्या होता है। एक दो छोटी छोटी बातें। अच्छा, पहली तो बात आप ये ध्यान में रखें कि जब कैथोड रेज डिस्चार्ज ट्यूब से जो ग्लास की बनी होती है, तो ग्रीनिश फ्लोरिसेंस प्रोड्यूस होती है। यानी मैंने क्या कहा, पहली बात आपने ध्यान में रखनी है, पहला पॉइंट आपने कहना है कि जब कैथोड रेज ग्लास ट्यूब से, यानी वो डिस्चार्ज ट्यूब जो ग्लास की बनी हुई है, तो ग्रीनिश फ्लोरिसेंस प्रोड्यूस होती है। ग्रीनिश फ्लोरिसेंस, SCENC, फ्लोरिसेंस। ये MCQ है, हर एक जगह पे कोई ना कोई बात आपसे पूछी जा सकती है। एक और बात, ये जो ना कैथोड रेज, ये रेयर अर्थ मेटल और मिनरल्स, उनमें भी फ्लोरिसेंस प्रोड्यूस करती हैं। यानी आल्सो प्रोड्यूस फ्लोरिसेंस किन में, मैंने दो बातें की है, एक रेयर अर्थ मेटल्स और दूसरा मैंने क्या कहा है, मिनरल्स। बहुत सारी मिनरल्स हैं, उनके ऊपर आप कैथोड रेज, उनको आप ना डिस्चार्ज ट्यूब, कैथोड रेज ट्यूब के अंदर रखें, वो चमक उठेंगे। फ्लोरिसेंस ना आप अपनी सराउंडिंग में बहुत ज्यादा देखते हैं। अच्छा, फ्लोरिसेंस कैसे होती है, मैं छोटा सी ना आपको एक बात समझाता हूं, जरा सुनना। फ्लोरिसेंस ये होती है कि जब आप किसी भी सब्सटेंस के ऊपर, किसी भी चीज के ऊपर आप रेडिएशन थ्रो करते हैं, वो रेडिएशन जो है वो हाईली एनर्जेटिक होती है। एनर्जेटिक यानी उनकी वेवलेंथ कम होती है, एनर्जी और फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, ज्यादा एनर्जी होती है, एनर्जेटिक। जब आप एनर्जेटिक रेडिएशन किसी भी सब्सटेंस के ऊपर थ्रो करते हैं, तो उसके जो एटम है ना, वो एक्साइट हो जाता है, यानी इलेक्ट्रॉन लो से हायर ऑर्बिट में जाता है। जब ऑर्बिट में जाएगा, पहले एटम किस में था, ग्राउंड स्टेट में था, यानी पहले इलेक्ट्रॉन यहां पे था, दिस इज द ग्राउंड स्टेट। जब रेडिएशन थ्रो की, इस इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी अब्सॉर्ब की और ये इलेक्ट्रॉन यहां चला गया, यहां पे। जब इलेक्ट्रॉन यहां सपोज यहां चला गया, जब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां चला गया, नीचे से ऊपर चला गया, दिस इज कॉल्ड द एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड। अब ये इलेक्ट्रॉन यहां से पहले इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, इसकी एनर्जी कम होती जा रही है ये इस शेल में ही है, लेकिन इस शेल में ऊपर से नीचे स्टेप डाउन हो रहा है। एनर्जी कहां यूज हो रही है, एनर्जी वाइब्रेशन में यूज हो रही है, एनर्जी कुलेयंस में यूज हो रही है, एनर्जी कम होती। जब यहां पे आया, अब ये यहां से, यानी या तो यहां तक, लेकिन जब यहां आया, यहां से फिर ये नीचे की तरफ आया। अब साफ है, यहां से जब ये यहां जाता है, तो यहां एनर्जी गैप ज्यादा है, लिहाजा जो आप रेडिएशन थ्रो करते हैं जिसकी वेवलेंथ कम है, एनर्जी ज्यादा है। लेकिन जब ये ऊपर से नीचे आता है, ये एक्साइटेड स्टेट इज अनस्टेबल स्टेट, एटम ज्यादा देर एक्साइटेड स्टेट में नहीं रहता। अब ये इलेक्ट्रॉन दोबारा ऊपर से नीचे आएगा, यानी दोबारा किस में आएगा, ग्राउंड स्टेट में दोबारा आएगा। अब जब ग्राउंड स्टेट में आएगा, एनर्जी अमिट करेगा। अब ये जो रेडिएशन निकलेंगी, इन रेडिएशन की वेवलेंथ क्या होगी, बड़ी होगी। अब ना इसका मतलब है स्मॉल वेवलेंथ, छोटी वेवलेंथ वाली रेडिएशन अब्सॉर्ब हुई, जिनकी एनर्जी ज्यादा है, लेकिन जो अमिट होती हैं अपॉन डी एक्साइटेशन, वो वेवलेंथ बड़ी हो गई, लेकिन एनर्जी क्या होगी, कम होगी। इसलिए मसलन मैं आपको वैसे कहता हूं, आपने ना अल्ट्रावायलेट रेडिएशन थ्रो की, यूवी अल्ट्रावायलेट। अब अल्ट्रावायलेट हमें नजर नहीं आती, उनकी एनर्जी ज्यादा होती है, वेवलेंथ कम होती है, लेकिन जब डी एक्साइटेशन हुई, तो जो रेडिएशन अमिट हुई वो विजिबल रीजन में फॉल कर रही थी, विजिबल में। अब विजिबल की लैम्डा ज्यादा हो गई, लेकिन इसकी एनर्जी क्या होगी, कम होगी। इस तरह ये रेडिएशन जो अमिट होगी, ये हमें नजर आती
और इसकी वजह से ये ग्लो करता है और इस फिनोमिनन को हम क्या कहते हैं? फ्लोरिसेंस। फ्लोरिसेंस। और ये इमीडिएटली फौरन नीचे आता है, फौरन। बाद बुक्स कहते हैं 10⁻³ सेकंड के अंदर नीचे आता है, फौरन। अगर ये डिले करके आए ना, ज्यादा टाइम लगा के आए, तो फिर उसको हम फ्लोरिसेंस नहीं कहते, उसे फॉस्फोरिसेंस कहते हैं। ये दो अलग अलग, फ्लोरिसेंस, फॉस्फोरिसेंस। फ्लोरिसेंस ये ल्यूमिनस की एक टाइप है। बहरहाल ये मैंने आपको एक छोटा सा बात बताई कि रेडिएशन कैथोड, अब कैथोड रेज की बात करते हैं ना, किसी कैथोड रेज को जब ग्लास ट्यूब पर ये स्ट्राइक करती हैं तो उसके एटम को एक्साइट कर देती, और डी एक्साइटेशन पर रेडिएशन एमिट होती है, जिसकी वजह से हमें वो वहां पे ग्रीनिश चमक, ग्रीनिश ग्लो नजर आता है। अगर आप कैथोड रेज के रास्ते में, अगर आप, नेक्स्ट पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट, अगर आप ये कैथोड रेज जा रही है, ये कैथोड रेज, अगर आप इनके रास्ते में एल्यूमिना रख दें, दिस इज द एल्यूमिना, ALUMINA, एल्यूमिना, फार्मूला आता है Al2O3। अगर आप रखेंगे तो एल्यूमिना ग्लोव्स रेड, ये सुर्ख हो जाएगा। दिस इज द MCQ। और अगर आप कैथोड रेज, ये कैथोड रेज जा रही है, सपोज ये कैथोड रेज है, ये कैथोड रेज है। अगर आप इनके रास्ते में टिन स्टोन रख दें, ये एक पत्थर है, ये टिन स्टोन, STON, स्टोन, जब ये इससे टकराएंगी, इट ग्लोव्स, GLOWS, ग्लोव्स येलो, ये येलो हो जाएगा। और क्या इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड द फ्लोरिसेंस। फ्लोरिसेंस कौन प्रोड्यूस करता है? फ्लोरिसेंस प्रोड्यूस करती है कैथोड रेज। स्टूडेंट ये थे पॉइंट हमारे। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं। स्टूडेंट अब हमारे पास आ गई स्ट्रेट लाइन मोशन। मैं ना आपको समझाने की कोशिश करता हूं, आपने चीजों को सीखना कैसे है और मैंने कहा आगे भी सिखाना है, वो कैसे चला। पहले ना आप ना यहां पे गुफ्तगू करो कि आप ना एक्सपेरिमेंट क्या परफॉर्म करते हैं। एक्सपेरिमेंट में ये करता हूं कि ये है कैथोड रेज, ये है कैथोड रेज, ये मैंने प्रोड्यूस करवा दी कैथोड रेज। अब ना इनके रास्ते में मैं ये एक OPAQUE, ओपेक ऑब्जेक्ट कहते हैं उर्दू में, गैर शफाफ ऑब्जेक्ट, जिस्म, ओपेक ऑब्जेक्ट। अब मैंने कैथोड रेज के रास्ते में एक ओपेक ऑब्जेक्ट को रखा। ओपेक ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऐसा ऑब्जेक्ट जिसमें तीन बातें हों। पहली बात, जिसमें से लाइट ना पास कर सके। दूसरी बात, जिसके दूसरी तरफ हमें नजर ना आए। तीसरी बात, जिसका साया बन जाए। हकीकत में ये तीनों एक ही बात है। जिसमें से लाइट नहीं ना गुजरेगी, आप उसको दूसरी तरफ नहीं देख सकते, और जिसमें से लाइट नहीं ना गुजरेगी, उसका साया बन जाता है। तो ऐसे ऑब्जेक्ट को क्या कहते हैं? ओपेक। ओपेक के बिल्कुल अपोजिट होता है ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, शफाफ, जिसमें से लाइट गुजर जाती है, जिसके दूसरी तरफ देखा जा सकता, जैसे शीशा होता है, गाड़ी का शीशा, और जिसका साया नहीं बनता। तो मैंने यहां पे ओपेक ऑब्जेक्ट रखा। ये पहली बात आ गई। पहला बार मैंने ओपेक ऑब्जेक्ट is placed in the path of cathode rays। ये हो गया एक्सपेरिमेंट, कैथोड रेज। अच्छा बेटा जी, ये तो हो गया एक्सपेरिमेंट। अब ऑब्जर्वेशन क्या है? ऑब्जर्वेशन है इसका, ये हमारे पास शार्प शैडो ये बन जाता है। शार्प शैडो, ब्लर नहीं, शार्प, बिल्कुल वाज़ेह, क्लियर इमेज, ब्लर नहीं, शार्प शैडो। तो दूसरी बात क्या है? ये हो गया एक्सपेरिमेंट। ये क्या आ गई? ऑब्जर्वेशन। शार्प शैडो इज फॉर्म्ड या इज ऑब्टेन्ड। मुझे पता है मैं हर एक बात को दो दफा लिखता हूं, इधर भी मैं बताता हूं और फिर इधर लिखता भी हूं ताकि आपको याद करो। ये ऊपर वाला एक्सपेरिमेंट, ये ऑब्जर्वेशन, आप कंक्लूजन। इससे क्या पता चलता है? इससे हमें दो बातों का पता चलता है। एक, कैथोड रेज स्ट्रेट लाइन में मूव करती है। ये पहली बात क्या पता चली? ए पे क्या पता चला? कैथोड
कैथोड रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, ये खते मुस्तकीम में, सीधी लाइन में, सिराते मुस्तकीम में चलती। और दूसरी बात, दूसरा पॉइंट, और वो ये है कि आपके पास ये कैथोड है ना, ये कैथोड है, जहां से इलेक्ट्रॉन, ये कैथोड है जिसपे नेगेटिव चार्ज है, और कैथोड रेज इधर को निकलती है। अब अगर आप ना कैथोड की सरफेस और कैथोड रेज की डायरेक्शन दोनों में देखेंगे तो यहां 90 डिग्री आता है, और 90 डिग्री को हम क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर। तो हम कहेंगे कैथोड रेज कैथोड से परपेंडिकुलर अमिट होती है। ये सारी बातें, कोई चीज छोड़नी नहीं, 1 2 3 4 बातें, पांचवी ये डायग्राम। और ये आपसे क्या पूछा जाएगा? ये आपसे पूछा जाता है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। ये आपसे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, हाउ विल यू एक्सपेरिमेंटली प्रूव दैट कैथोड रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। उसमें ये भी लिखो, और अगर बहुत अच्छे स्टूडेंट हो, तेजी से लिखने वाले हो, तो ये डायग्राम बनाना मत भूलिएगा। यही अप्रोच इधर भी यूज करते हैं। मटेरियल पार्टिकल, दिस वन इज आल्सो द शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। मटेरियल पार्टिकल्स, पहले एक्सपेरिमेंट, फिर ऑब्जर्वेशन, फिर कन्क्लूजन, एक्सपेरिमेंट। ये कैथोड है जिसपे नेगेटिव चार्ज, इससे ये निकली, दीज आर कॉल्ड कैथोड रेज, ये कैथोड रेज। अब हमने क्या किया? कैथोड रेज के रास्ते में इसको रखा। ये क्या है? ये लाइट का मतलब यहां रोशनी नहीं है, लाइट का मतलब यहां पे रोशनी नहीं है, लाइट का मतलब यहां पे हल्का, जिसका वजन कम होता है। पैडल्ड व्हील कहते हैं पहिया, और ये इसके पैडल है, ये पैडल बिल्कुल बारीक, ये एल्यूमिनियम का बना हुआ, इंतहाई बारीक सा परत। तो हमने कैथोड रेज के रास्ते में लाइट पैडल्ड व्हील रखा। ये तो व्हेन अ लाइट पैडल्ड व्हील इज प्लेस्ड इन द पाथ ऑफ कैथोड रेज ने क्या किया? इससे टकराई और इसको घुमा दिया, ये घुमा दिया, इसको घुमा दिया। यानी कैथोड रेज ड्राइव कहते तो घुमा देना, ड्राइव, DRIV, ड्राइव। कैथोड रेज ड्राइव लाइट पैडल्ड व्हील। ये एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन इकट्ठी कर दी मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि कैथोड रेज ड्राइव a small पैडल व्हील। अच्छा चले, ठीक हो गया। इससे हमें क्या पता चला? इससे हमें पता चला कि कैथोड रेज पोजेस द मोमेंटम। ये कंक्लूजन आ गया, यानी कैथोड रेज दे पोजेसेस मोमेंटम। अच्छा, ये कैसे पता चला जी कि कैथोड रेज मोमेंटम? यहां से कैसे पता चला? बेटा जी, हुआ क्या कि ये जो आपके पास लाइट पैडल व्हील था ना, पहले ये एट अ स्टेट ऑफ रेस्ट, बिल्कुल रेस्ट पे था, इसकी वेलोसिटी थी 0, बिल्कुल रेस्ट पे था। और mv किसे कहते हैं? P इक्वल टू mv। मोमेंटम आ गया तो उसका मोमेंटम क्या था? 0 था, बिल्कुल रेस्ट पे था। अब जब कैथोड रेज से टकराई, अब इसकी वेलोसिटी, ये इसने ड्राइव करना शुरू किया, एंगुलर वेलोसिटी क्रिएट होगी, मूव करना शुरू कर दिया। इसका मतलब है नाउ इट पोजेसेस द मोमेंटम। अब इसमें मोमेंटम, P मीन मोमेंटम, अब इसमें मोमेंटम कौन लाया? कैथोड रेज लाई। इसका मतलब है कैथोड रेज वो मोमेंटम रखती हैं और अपना मोमेंटम उसने इनको शिफ्ट किया। तो वो जो ये ड्राइव जो घूमा है ना, दिस इज ड्यू टू द मोमेंटम ऑफ कैथोड रेज। कैथोड रेज ने इनको, इसका मतलब है कैथोड रेज पोजेसेस द मोमेंटम। एक बात बुनियादी सी, ऐसा पार्टिकल जो मोमेंटम रखता हो उसे कहते हैं मटेरियल पार्टिकल। मटेरियल पार्टिकल क्या होता है? मटेरियल पार्टिकल, अ पार्टिकल विच पोजेसेस मोमेंटम। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कैथोड रेज आल्सो पोजेसेस मोमेंटम। सो कैथोड रेज आर मटेरियल पार्टिकल्स। ये मटेरियल पार्टिकल्स फॉर्मेशन है, जिन्हें हम बाद में इलेक्ट्रॉन का नाम देंगे। स्टूडेंट आगे, एक्स रेज प्रोडक्शन। आगे चलकर ही हम टॉपिक भी बढ़ेंगे। क्या कैथोड रेज की मदद से हम एक्स रेज प्रोड्यूस कर सकते हैं? यस। सिर्फ एक बात आपको याद रखनी है,
और वो क्या, आपने ये जो ऑपरेटर सेटिंग करनी है ना, उसमें ठीक है, इस पे नेगेटिव चार्ज मैं कहता हूं, ये नेगेटिव चार्ज, ये आपके पास आ गई कैथोड, यहां से ये कैथोड रेज जनरेट हुई, दीज आर द कैथोड रेज, ये कैथोड रेज विच आर एक्चुअली द इलेक्ट्रॉन्स। ये आपने ना कनकेव सर्वसली, कनकेव सरफेस, इसका काम क्या है, ये इनको एक ही जगह पे कंसंट्रेट, एक ही जगह पे ले जाती है, एक ही जगह पे। ये क्या चीज है, ये दिस वन इज द इंपॉर्टेंट, यही तो याद रखने वाली बात है। ये एनोड है, एनोड, बट दिस इज द हैवी मेटल एनोड। हम लेते हैं ना डिस्चार्ज ट्यूब में, एक एनोड और एक कैथोड, कैथोड से कैथोड रेज निकली, ये एनोड है। ये किसका मतलब हुआ, हैवी मेटल। हैवी मेटल किसे कहते हैं, ऐसा एलिमेंट जिसका एटॉमिक मास बहुत ज्यादा होता है, भाई जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा। मसलन आप जिंक से लेकर, मैं वैसे समझाने के लिए, आप ना स्कैंडियम से लेकर जिंक तक, और भी बहुत सारी हैं, और भी बहुत सारी, मैं तो ये वैसे लिख रहा हूं ना, इनका एटॉमिक मास बहुत ज्यादा होता है। तो ये जो कॉपर है, टिन है, गोल्ड है, सिल्वर है, प्लैटिनम है, ये सारी की सारी हैवी मेटल्स है। तो आपने कोई भी हैवी मेटल्स उसको बतौर एनोड लेना है, और यहां पे कैथोड पे जो मर्जी आप ले लें, कैथोड का मटेरियल जो मर्जी ले लें, कैथोड रेज उनको आपने कनकेव सरफेस से इसके ऊपर, जब आप, और एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये कैथोड रेज दैट शुड बी हाईली एनर्जेटिक, बहुत ज्यादा एनर्जेटिक होनी चाहिए, बहुत ज्यादा। जब हाईली एनर्जेटिक कैथोड रेज इस हैवी मेटल एनोड से टकराएंगी, स्ट्राइक करेंगी, टकराएंगी, तो यहां पे ये रेज प्रोड्यूस होंगी, ये रेज, दीज रेज आर कॉल्ड एक्स रेज। तो एक्स रेज प्रोडक्शन में कौन यूज हो रहा है, कैथोड रेज यूज हो रही है। नेक्स्ट वी हैव द हीटिंग इफेक्ट, ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 6, हीटिंग इफेक्ट। स्टूडेंट आप कैथोड रेज, ये जा रही है ना कैथोड रेज, ये कैथोड रेज है। सिंपल सी बात, आप कैथोड रेज के रास्ते में कोई भी ऑब्जेक्ट रख दे, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी शय रख दे, मसलन आपने कैथोड रेज के रास्ते में ना एक इंतहाई बारीक मेटल फॉयल रख दी, ये मेटल फॉयल है, मेटल फॉयल, ये उससे टकराएंगी और उसको हीट अप कर देंगे, हीट अप कर देंगे, सुरख कर देंगे। ये था हीटिंग इफेक्ट। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, आयोनाइजेशन, एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कैथोड रेज। आयोनाइजेशन का मतलब क्या होता है, फिलहाल जो आयोनाइजेशन का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ आयंस, फॉर्मेशन ऑफ आयंस, पर्टिकुलरली कैटायंस। और कैटायन कब बनते हैं, जब किसी एटम या मॉलिक्यूल में से लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। कैटायन कब बनेंगे, जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम, इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एटम और मॉलिक्यूल, किसी एटम या मॉलिक्यूल से लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। अब कैसे इलेक्ट्रॉन का लॉस करवाएं, आप उस एटम, उस गैसियस एटम या गैसियस मॉलिक्यूल के ऊपर इलेक्ट्रॉन थ्रो कराएं, कैथोड रेज, कैथोड रेज एक्चुअली द इलेक्ट्रॉन। तो जब आप किसी भी गैसियस सैंपल पर कैथोड रेज स्ट्राइक करेंगे, तो कैथोड रेज उन एटम या मॉलिक्यूल में से लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करवाएंगे। जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो दैट इज कॉल्ड द आयोनाइजेशन। ये बात याद रखनी है, कैथोड रेज हेल्प in the formation, in the ionization of gases. Penetration, ये बड़ी सिंपल सी बात है। अगर आप कैथोड रेज के रास्ते में ना, पेनिट्रेट धंस जाना, अगर आप कैथोड रेज के रास्ते में कोई बारीक, इंतहाई बारीक, मैं इसे कहूंगा थिन मेटल फॉयल, फॉयल, थिन बारीक सी मेटल फॉयल, मेटल की बारीक सा परत अगर आप रखेंगे तो कैथोड रेज इसमें से पास कर जाएंगे। लेकिन अगर आप थिन की बजाय जरा सा थिक ले लेंगे, थिक मेटल फॉयल लेंगे स्टूडेंट, थोड़ी सी इससे मोटी होगी, ये मैं थिक बना देता हूं। अब ये थिक मेटल फॉयल है, अब ये जो थिक मेटल फॉयल है ना, इसमें से कैथोड रेज नहीं पास करेंगे, आई एम सॉरी, यहां से नहीं पास करेंगे, यहां पे ये ब्लॉक हो जाएंगे। रिड्यूसिंग इफेक्ट, पहले लफ्ज आपको ना रिडक्शन आनी चाहिए, रिडक्शन। रिडक्शन क्या होता है, रिडक्शन के मैं दो मान ही लेता हूं स्टूडेंट, रिडक्शन के दो मीनिंग। रिडक्शन, एक तो रिडक्शन होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये एक रिडक्शन होता है रिड्यूस, रिड्यूस या डिक्रीज, एक ही मतलब है, कम करना।
कम करना, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, ये आपने पढ़ी होगी, तो इसको हम रिडक्शन कहते हैं। अब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, आप कैथोड रेज किसी के ऊपर थ्रो करें, कैथोड रेज ज्यादा एनर्जेटिक नहीं होनी चाहिए, लेस एनर्जेटिक, ये कैथोड रेज विच आर एक्टिव विद इलेक्ट्रॉन, ये जाके उस पार्टिकल के साथ स्टिक कर जाएंगे, उसमें ऐड हो जाएंगे, और इस तरह बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन ऐड होते हैं, रिडक्शन प्रोसेस होते हैं, और कैथोड रेज वहां पे रिड्यूसिंग इफेक्ट क्रिएट करती है। तो ये ना ध्यान में रखना है कि कैथोड रेज बहुत सारे रिएक्शन में, कैथोड रेज मैं अभी कह देता हूं विच आर एक्चुअली द इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन्स है, दे हैव द रिड्यूसिंग इफेक्ट, ये रिड्यूसिंग इफेक्ट रखती है। नेचर ऑफ गैस और कैथोड मटेरियल, अब यहां तक बात सुन लो। अब सवाल वाला क्या आ गया, ये भी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, ये भी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन क्या है, अगर हम ये जो कैथोड है इसका मटेरियल चेंज कर दे, पहले सपोज कैथोड जो ग्रेफाइट का बना हुआ है, अब मैं जिंक का ले लेता हूं, अब मैं स्टील का ले लेता हूं, अब मैं प्लैटिनम का ले लेता हूं, क्या कैथोड का मटेरियल चेंज करने से कैथोड रेज की नेचर चेंज हो जाएगी? आंसर है नो। अगली बात, अगर मैं इसके अंदर सपोज पहले हाइड्रोजन गैस ली है तो कैथोड रेज प्रोड्यूस हुई, अब हाइड्रोजन की बजाय मैं हीलियम ले लेता हूं, तो क्या अब कैथोड रेज की नेचर चेंज हो जाएगी? आंसर है नो। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि गैस या कैथोड का मटेरियल डज नॉट अफेक्ट कैथोड रेज। अब सुनना मेरी बात, कैथोड रेज ये ना दीज आर एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स, तो कैथोड रेज इलेक्ट्रॉन्स हैं, दे डू नॉट डिपेंड विच एवर गैस यूज इन द डिस्चार्ज ट्यूब, जो मर्जी गैस लें, आप हाइड्रोजन को लें, आप हीलियम को लें, आप नाइट्रोजन को लें, आप एयर को लें, आप वेपर्स लें, जो मर्जी आप गैसियो सैंपल लें, ये कैथोड रेज इलेक्ट्रॉन ही रहेंगी। आप कैथोड जिसका मर्जी, आप ग्रेफाइट का ले लें, ग्रेफाइट का कैथोड बना लें, आप प्लैटिनम का कैथोड बना लें, आप जिंक का कैथोड ले लें, कॉपर का कैथोड ले लें, कैथोड जिस मर्जी मटेरियल का बना लें, कैथोड रेज हमेशा किस पर मुश्तमिल होंगी? इलेक्ट्रॉन्स पर मुश्तमिल होंगी। कैथोड रेज की नेचर चेंज नहीं होगी। अगली बात, ई ओवर एम वैल्यू, ये मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं। जे थॉमसन, ये क्रेडिट हम किसको देते हैं? हम ये क्रेडिट देते हैं जे थॉमसन को। जे थॉमसन का एक्सपेरिमेंट, और अपने एक्सपेरिमेंट में वो क्या करता है, वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को साइमल्टेनियसली अप्लाई करके वो कैथोड रेज को दोबारा पॉइंट P1 पर स्ट्राइक करवाता है, और यूं वो ई ओवर एम वैल्यू मालूम करता है, ई ओवर एम वैल्यू, और ये जो निकालता है वो 1.7588 क्रॉस 10⁻11 कूलम पर केजी। ये मैं बार बार लिखता हूं, क्यों लिखता हूं? बिकॉज दिस इज द एमसीक्यू, ये एमसीक्यू है। मैं ना आखिर में 2-3 बातें करना चाहता हूं। पहली बात मैं करूंगा जे थॉमसन की, जे थॉमसन, जिसको मैं सबसे ज्यादा क्रेडिट देता हूं। हालांकि ये जो मैं आपको कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज अभी बताई है ना, 11 प्रॉपर्टीज, 11, ये हर प्रॉपर्टी एक से ज्यादा साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंटेशन की। कहते हैं कुछ 40 साल के करीब 18 से ज्यादा साइंटिस्ट ने कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज पर वर्किंग की। एक पूरी जिंदगी उन लोगों ने गुजार दी। उसके बाद ये सारा डाटा जो मैंने आपके साथ शेयर किया, ये उन्होंने हमारे लिए हासिल किया। अब ना जे थॉमसन, इसको सबसे ज्यादा क्रेडिट जाता है कैथोड रेज इन पे वर्किंग। जे थॉमसन ने कैथोड रेज के बारे में क्या कहा? उसने कहा कि कैथोड रेज आर एक्चुअली, ये मैं लफ्ज आपको याद करवाना चाहता हूं, आर एक्चुअली स्ट्रीम ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, स्ट्रीम ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। ये लफ्ज, ये जो मैंने फ्रेज लिखा, ये आपको रटा होना। जे थॉमसन by his experiment observed conclude that cathode rays consist of stream of negatively charged particles, उसने ना इनको नाम भी दिया था, जो जे थॉमसन ने नाम दिया था ना, वो था नेगेट्रॉन्स। उसने इनको नेगेट्रॉन्स का नाम दिया था, नेगेट्रॉन्स। बाद में एक और साइंटिस्ट, और उस साइंटिस्ट का नाम है STONEY, स्टोने ने कहा
इन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स जिनको उसने नेगेट्रॉन का, स्टोने ने इनको इलेक्ट्रॉन का नाम दिया, इलेक्ट्रॉन। अब याद रखना यह भी एमसीक्यू है कि वो कौन सा साइंटिस्ट है जिसने कैथोड रेज पार्टिकल्स को इलेक्ट्रॉन का नाम दिया, वो कौन साइंटिस्ट है? तो हम कहेंगे स्टोने। एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, और वो क्या, ये जो स्टोन, ये जो सारी वर्किंग है ना, जे जे थॉमसन 1897 की बात कर रहा है। ये जो स्टोने है ना, इसने 1874 के करीब इसने कैथोड रेज पार्टिकल जैसे पार्टिकल को मालूम किया था, और उसको इसने उस वक्त 1873-4 के करीब इसने उनको इलेक्ट्रॉन्स का नाम दिया था। ये बाद में जब जे जे थॉमसन ने उनकी प्रॉपर्टीज बताई और जे जे थॉमसन ने जो ई ओवर एम वैल्यू बताई ना, तो स्टोने ने कहा कि जो आप जिन पार्टिकल की ओवर एम वैल्यू बता रहे हैं ना, इतनी है, वही पार्टिकल वो कहता है मैंने 1874 इसमें मालूम किया था। इसलिए चूंकि वो उन पार्टिकल्स को इलेक्ट्रॉन का नाम दे चुका था, लिहाजा उसने इन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल की स्टीम को भी इलेक्ट्रॉन का नाम